नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारी फार्मेसी और हेल्थ केयर की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में EBM ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा ना आपको, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि तुम्हें लगेगा जैसे हम आमने सामने बैठकर गपशप कर रहे हैं, और तुम्हें मैं एक छोटी बात को लेकर खुलकर बता दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी EBM क्या है? अब जरा सोचो, जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है या फार्मासिस्ट किसी दवा के बारे में बताता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से या अंदाजे से कोई बातें कहते हैं क्या? नहीं, उन्हें पता होना चाहिए कि जो इलाज या दवा जो वो उसके बारे में बता रहे हैं वो सच में असरदार है और सुरक्षित है। बस यहीं पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन काम आती है। तो अब इसे सिंपल लैंग्वेज में अब EBM का मतलब कैसे समझें? EBM का मतलब है बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस का इस्तेमाल करके मरीजों की देखभाल के बारे में फैसले लेना। इसे ऐसे समझते हैं, अब मानो जैसे तुम कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, क्या तुम ऐसे ही कोई भी फोन उठा के ले आते हो घर पे? नहीं ना, तुम उसके फीचर्स देखते हो, फिर उसके रिव्यूज पढ़ते हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी प्राइस क्या है, उसका कंपैरिजन करते हो बाकी फोन्स के साथ। तो ये सब क्या है? ये वो एविडेंस है जो तुम्हें एक अच्छा फोन चुनने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जब किसी मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या देखते हैं? एविडेंस देखते हैं कि कौन सी दवा या कौन सा इलाज उस मरीज के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये थी EBM के बारे में जानकारी। अब ये जो EBM यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसके 3 पिलर्स है। तो EBM सिर्फ एक चीज नहीं है, ये 3 बहुत जरूरी कामों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब ये 3 बातें जो जरूरी है वो क्या है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला, बेस्ट अवेलेबल एक्सटर्नल क्लिनिकल एविडेंस, यानी मतलब जो भी एक्सटर्नल क्लिनिकल एविडेंस हुए हैं उसमें से जो अवेलेबल एविडेंसेस है उसमें से बेस्ट क्या है। ये वो सारे रिसर्च स्टडीज है या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स है, सिस्टमैटिक रिव्यूज है या फिर मेटा एनालिसिस है जो दुनिया भर में अलग अलग बीमारियों और दवाओं पर किए जाते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को बुखार है, तो बुखार कम करने के लिए कौन सी दवा ज्यादा असरदार है, किसके साइड इफेक्ट्स कम है, ये जानने के लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं? बहुत सारी रिसर्च करते हैं, और इन रिसर्च के जो नतीजे आते हैं वही हमारे लिए एविडेंस होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये एविडेंस हाई क्वालिटी के होने चाहिए। हाई क्वालिटी के मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि रिसर्च सही तरीके से की गई हो, उसमें काफी सारे लोग शामिल हो, और उसके नतीजे यानी उसकी जो रिजल्ट है वो कैसे हो? भरोसेमंद हो, हम उस पर ट्रस्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कह दिया कि ये दवाई जो है ये फीवर कम करने के लिए फीवर कम करने के लिए है, बुखार के लिए है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, किसी के कहने से ये सब चीजें हो जाती है क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, है ना। जो सेकंड पिलर है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, वो है इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ये क्या करता है? व्यक्तिगत नैदानिक विशेषज्ञता, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो सिर्फ रिसर्च के नतीजे पढ़ लेना हमें काफी नहीं है। एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करना होता है। मान लो एक डॉक्टर ने 1000 मरीजों को देखा है और उसे पता है कि कौन सी दवा किस मरीज पर कैसे काम करती है। ये क्या है? ये उसका अपना क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, उसे एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट कर चुका है, तो उसे पता है कि कौन सी दवाई कौन से मरीजों के लिए कब काम आ सकती है। वो सिर्फ रिसर्च के सबूतों के साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, बल्कि जो रिसर्च किया गया है उसके जो रिजल्ट है उसके साथ अपने एक्सपीरियंस को मिलाकर वो क्या करता है? वो एक अच्छा फैसला लेता है। जैसे एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि XYZ दवाई बुखार के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि अगर मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है तो कोई XYZ दवा नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि इससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये डॉक्टर यहाँ पे क्या करता है, अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करता है। जो थर्ड पिलर है वो है पेशेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। तो ये बहुत जरूरी पिलर है। इलाज सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं होता है, हमें मरीजों की बातें भी सुननी पड़ती है। ठीक है, अब मरीजों की बातों में हम क्या सुनेंगे? सबसे पहला आता है पेशेंट वैल्यू एंड सेकेंड वाला आता है पेशेंट प्रेफरेंसेस। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, जिनकी अपनी अपना कल्चर होता है, या फिर उनके रिलीजियस थॉट्स होते हैं। जैसे कि जो जैन लोग होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जिस तरह से जो कैप्सूल्स आती है, कैप्सूल्स का आउटर शेल किससे बनता है? जिलेटिन से बनता है, जो कि एक वेजिटेरियन सोर्स से नहीं बनाया जाता। तो हमें ये भी जानना होता है कि पेशेंट की मान्यताएं क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनके रिलीजियस थॉट्स क्या है। उसके बाद आता है पेशेंट प्रेफरेंसेस। तो मरीज क्या चाहता है, उसे किस तरह का इलाज पसंद है, क्या वो टैबलेट लेना पसंद करता है या फिर सिरप लेना पसंद करता है, क्या वो इंजेक्शन से डरता है, क्या वो किसी खास साइड इफेक्ट को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे किसी मरीज के जोड़ों में दर्द है तो डॉक्टर के पास दो दवाई है, एक दवा जो थोड़ी महंगी है पर दिन में एक बार लेनी है, और दूसरी जो सस्ती है पर दिन में 3 बार लेनी है। तो अगर मरीज कहता है कि वो गरीब है और बार बार दवा लेना भूल जाता है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर रिसर्च के सबूत और अपने एक्सपीरियंस के साथ मरीज की इस बात को भी ध्यान में रखेगा और उसके लिए जो बेस्ट दवा है वो चुनेगा। कैसे? कि वो दवा चीप भी होनी चाहिए, और जबकि वो भूल भी जाता है तो ऐसी दवा होनी चाहिए कि दिन में उसे बार बार लेने की जरूरत ना पड़े, बस एक ही बार ले, है ना। तो तीनों पिलर्स को मिलाकर एक कंबाइन फैक्टर बनता है जो सेंटर में होता है, दैट इज इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स, यानी मरीज के लिए सबसे अच्छा नतीजा जो उसका इलाज बहुत सटीक करवाता है। ठीक है, तो ये सब हमने जान लिया कि एबीएम के पिलर्स क्या है, लेकिन ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर तुम सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत ही क्या है, हम तो वैसे भी इलाज कर ही रहे हैं ना। लेकिन बच्चों, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बहुत से फायदे होते हैं। अब उसमें से एक एक करके हम सारे फायदे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज बेटर पेशेंट केयर। मतलब मरीजों को सबसे अच्छा और सही इलाज हम किससे दिलवा सकते हैं? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से, है ना। सेकंड है रेड्यूस्ड एरर्स। मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से क्या होता है कि गलतियां कम होती हैं, क्योंकि फैसले किस सबूतों के आधार पर किए जाते हैं? जो एविडेंस के बेस पे जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं? पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो गलतियां कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सही इलाज से क्या होता है? जो सही रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट के पैसे भी बचते हैं, उन्हें सस्ती दवाई मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमेशा सीखते रहते हैं। किस चीज से? जो भी एविडेंसेस आते रहते हैं, रिसर्चेस होती रहती है, एविडेंसेस आते रहते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमेशा अपने नॉलेज को क्या करते रहते हैं? अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ट्रस्ट। तो जो पेशेंट है उसको सिस्टम पे भरोसा हो जाता है कि उसका इलाज सही से हो रहा है, ठीक से हो रहा है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके स्टेप्स होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। अब उनके क्या क्या स्टेप्स है हम वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आस्क अ क्लिनिकल क्वेश्चन। सबसे पहले एक स्पष्ट मतलब एकदम स्पेसिफिक एंड क्लियर सवाल पूछना चाहिए हमें। वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? जैसे कि क्या 50 साल के ऊपर के हार्ट पेशेंट के लिए एस्पिरिन हार्ट अटैक रोकने में मदद कर सकती है या नहीं? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम? सेकंड स्टेप क्या होता है ईबीएम का? वो है एक्वायर द बेस्ट एविडेंस। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि 50 साल के ऊपर के पेशेंट को हार्ट अटैक के लिए एस्पिरिन मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट एविडेंस ढूंढना चाहिए। तो हमें क्या कर सकते हैं? इस बात में हम क्या कर सकते हैं? मेडिकल जर्नल जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि पबमेड है, कॉकरेन लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमें ये एविडेंसेस मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप हम क्या कर सकते हैं? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? अप्रेस द
एविडेंस, जो भी हमें एविडेंस मिले हैं हमें उन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए। क्या ये रिसर्च अच्छी क्वालिटी की हुई है या फिर इसमें कोई गलती हुई है, या फिर गलती है तो फिर क्या है, ये हमें चेक करना चाहिए। देन फोर्थ जो स्टेप है इसमें वो क्या है कि जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उन्हें क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट वैल्यू और प्रेफरेंस के साथ मिलाकर मरीज को एक ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ट्रीटमेंट देने के बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज असेस द आउटकम्स। हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है उस इलाज का रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या मरीज को कोई फायदा हुआ है या फिर क्या हमें कुछ सीखने को मिला है। तो इस तरह से 8 स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करती हूँ। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का फर्स्ट स्टेप है आस्क अ क्लिनिकल क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चन का एग्जांपल क्या देखा हमने कि जो 50 साल के ऊपर जो पेशेंट्स है उन्हें एस्पिरिन की मदद से हार्ट अटैक में रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है एक्वायर द बेस्ट एविडेंस। सबसे अच्छा बेस्ट एविडेंस हमें क्या करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। कहाँ ढूंढ सकते हैं हम ऐसे एविडेंसेस, जर्नल्स में, ऑनलाइन डेटाबेसेस में। थर्ड स्टेप जो एविडेंस हमें मिला है उसे हमें परखना चाहिए, अप्रेज द एविडेंस। फोर्थ स्टेप अप्लाई द एविडेंस, जो भी हमें एविडेंस मिले हैं उसे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करो। एंड फिफ्थ स्टेप है असेस द आउटकम, मतलब जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है उसका आउटकम क्या निकल रहा है, क्या पेशेंट को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और उस वजह से हमने क्या सीखा, ये हमें असेस करना है। ये था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में। अब एविडेंस बेस्ड में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो क्या है हम जान लेते हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल ट्रायल्स। इंसानों पर की जाने वाली जो रिसर्च होती है जिसमें नई दवा या फिर इलाज की सुरक्षा यानी सेफ्टी और इफिकेसी को परखा जाता है, वो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट होता है जो टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं वो होता है सिस्टेमेटिक रिव्यू। तो बहुत सारी रिसर्च स्टडी को एक साथ इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए ताकि हमें एक बड़ा और ठोस नतीजा मिल सके। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस। ये मेटा एनालिसिस क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू का एक हिस्सा है जिसमें अलग अलग स्टडीज के डेटा को स्टैटिस्टिकली कंबाइन किया जाता है ताकि एक ओवरऑल रिजल्ट मिल सके हमें। नेक्स्ट है रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल, जिसे हम RCT भी कहते हैं। रिसर्च का सबसे अच्छा डिजाइन है ये, जिसमें मरीजों को रैंडमली 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक को नई दवा दी जाती है और दूसरे को पुरानी दवा दी जाती है। इससे हमें पता चलता है कि दवा जो नई बनाई हुई है हमने वो सच में काम करती है या नहीं करती है। और नेक्स्ट टर्म है टेक्निकल टर्म दैट इज बायस। तो रिसर्च में ऐसी कोई भी गलती या झुकाव जिससे नतीजे गलत या एकतरफा आ सकते हैं, जिसे हम बायस कहते हैं। और EBM का ये मोटिव है कि बायस को कम करना होता है। तो ये थी टेक्निकल टर्म्स जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में यूज की जाती है। तो बच्चों, EBM कोई नया या फिर फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक सोचने का तरीका है, एक अप्रोच है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा क्यों पूछना चाहिए और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के सबूतों पर ही क्यों भरोसा करना चाहिए। एक फार्मासिस्ट के तौर पे तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि तुम जो दवा डिस्पेंस कर रहे हो या जिस दवा के बारे में सलाह दे रहे हो उसके पीछे क्या एविडेंस है। क्या वो दवा वाकई उस बीमारी के लिए असरदार है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स सेफ है। जब तुम इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे ना, तो तुम एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनोगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।